गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस में लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 9 है जीव जंतु संसार। सभी सजीवों में कुछ समान गुण होते हैं, फिर भी वे एक दूसरे से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। पेड़ पौधे एक दूसरे से भिन्न हैं, पेड़ पौधों से जंतु भिन्न हैं, जंतु एक दूसरे से भिन्न हैं। इसका मतलब कि सभी सजीव जो हैं उनके गुण समान होते हैं, लेकिन सभी सजीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी सजीव प्राणी कोशिकाओं के बने होते हैं। कुछ प्राणी एक कोशिकीय होते हैं, जबकि अधिकांश प्राणी बहुकोशिकीय होते हैं। मनुष्य, हाइड्रिला, बिल्ली, कुत्ता, हाथी सभी प्राणी बहुकोशिकीय हैं। पृथ्वी पर लगभग 60 लाख जीव जंतु निवास करते हैं। जंतुओं के विषय में सुचारू रूप से जानने के लिए इनका वर्गीकरण किया जाता है। जंतुओं को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु। एक रोचक तथ्य है कि बकरी की जो आंखें होती हैं वो 360 डिग्री एंगल तक देख सकती है, यानी पूरा घूम सकती है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकशेरुकी जंतु। जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वे अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। इनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, अतः इन्हें शीतताई जंतु भी कहते हैं। ये जंतु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। कुछ जंतु विभाजन द्वारा भी अपनी कोशिका को 2 भागों में बांट लेते हैं। ये दोनों भाग 2 पृथक पृथक जीवधारी बन जाते हैं। ये जंतु अपनी संतान को सीधे जन्म नहीं देते, ये अंडे देते हैं तथा इन अंडों से इनके शिशु जन्म लेते हैं। अमीबा, जोंक, तारा मछली, केंचुआ सभी प्रकार के कीट पतंगे आदि अकशेरुकी जंतुओं के उदाहरण हैं। अकशेरुकी जंतु वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ये जंतु आकार में बहुत छोटे होते हैं और अपने शरीर का विभाजन करके 2 भागों में बंट जाते हैं और एक पृथक जीवधारी बन जाते हैं। ये जंतु सीधे संतान को जन्म नहीं देते बल्कि अंडे देते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, जोंक, तारा मछली, केंचुआ आदि। नेक्स्ट है आपका कशेरुकी जंतु। कुछ जंतु आकार में बड़े होते हैं और इनमें अस्थि पंजर भी उपस्थित होता है। अस्थि पंजर में मेरुदंड की उपस्थिति इन जंतुओं की प्रमुख विशेषता है। ये जंतु कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। मेरुदंड कई छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है। इन छोटी अस्थियों को कशेरुका कहते हैं। इनमें से कुछ जंतु अपने संतान को शिशु के रूप में जन्म देते हैं तथा कुछ अंडों द्वारा प्रजनन क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य, बंदर, बिजली, कुत्ता, शेर, छिपकली, मछली, पक्षी सभी कशेरुकी जंतु हैं। कशेरुकी जंतु को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो कशेरुकी जंतु होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए इन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। जो मेरुदंड होता है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनता है, जिसको कशेरुका कहते हैं। इनमें से कुछ जंतु अपनी संतान को शिशु के रूप में जन्म देते हैं और कुछ अंडों द्वारा प्रजनन करते हैं। इसमें मनुष्य, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, शेर आदि आते हैं। कशेरुकी जंतुओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 स्तनधारी। स्तनधारी जंतुओं में मनुष्य, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, गाय, हाथी आदि अनेक जंतु सम्मिलित हैं। पक्षी। पक्षियों की सहायता से पंखों की सहायता से आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी इस श्रेणी में सम्मिलित हैं। नंबर 3 उभयचर। जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाले जंतु इस श्रेणी में आते हैं, जैसे मेंढक, मगरमच्छ आदि। सरीसृप। इस श्रेणी में छिपकली, सांप, नेवला, गिलहरी, गिरगिट आदि जंतु आते हैं। और लास्ट है मत्स्य। जल में रहने वाले जीव इस श्रेणी में आते हैं, जैसे मछली आदि।
स्तनधारी जंतुओं के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। पक्षियों में पंखों का एक आवरण होता है। पक्षियों का शरीर हल्का होता है। पंख तथा हल्के शरीर की सहायता से पक्षी आकाश में सरलता से उड़ सकते हैं। छिपकली, सांप आदि जंतुओं के शरीर पर शल्क होते हैं, जबकि मेंढक जैसे जंतुओं की त्वचा चिकनी होती है। इससे इन्हें सांस लेने में सहायता मिलती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, परजीवी जंतु। कुछ जंतु दूसरे जीवों पर के शरीर पर रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जंतु परजीवी कहलाते हैं। अमीबा, फीताकृमि, जूं, यकृत, प्रणाब आदि परजीवी जंतुओं के उदाहरण हैं। परजीवी जिन जंतुओं से आश्रय और भोजन प्राप्त करते हैं, प्रायः उनके लिए हानिकारक होते हैं। कभी कभी ये उनके शरीर को गंभीर रोगों से ग्रसित कर देते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जंतुओं में मलेरिया तथा एंट अमीबा नामक परजीवी पेचिश रोग का कारण होता है। परजीवी जंतु वे होते हैं जो दूसरों के शरीरों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें अमीबा, फीताकृमि, जूं आदि परजीवी जंतु आते हैं। परजीवी जंतु जिन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनके लिए प्राय हानिकारक होते हैं और उनको गंभीर बीमारी प्रदान करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम वायरलेक्स नाम का जो मच्छर होता है वो परजीवी होता है और उससे मनुष्य में मलेरिया फैलता है। ऐसे ही एक और है एंटमीबा, ये इससे पेचिश रोग हो जाता है। वंश एवं जाति जंतुओं में एक समान गुणों के कारण उन्हें वर्गों में विभाजित किया गया है। वास्तव में वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। जिन सजीवों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं तथा जो परस्पर संयोग द्वारा अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं, जाति का निर्माण करते हैं। कई विभिन्न जातियां जिनमें समानताएं होती हैं उन्हें एक वंश में वर्गीकृत किया जाता है। जंतुओं को उनके क्षेत्र और देश के अनुसार विभिन्न नामों से जाना जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन को सरल बनाने के लिए प्रत्येक सजीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है। यह वैज्ञानिक नाम दो शब्दों के संयोजन से बना है। पहले शब्द को जेनेरिक और दूसरे को स्पीशीज कहा जाता है। मानव के अंग तंत्र। कोशिका सजीवों के जीवन की मूल इकाई है। कोशिकाएं आकृति, आकार तथा कार्य में भिन्न होती हैं। उनमें अधिकतर विशिष्ट कार्य करने के लिए होती हैं। समान कोशिकाओं के समूह से मिलकर ऊतक बनता है, जैसे पेशीय ऊतक ऐसी कोशिकाओं के बने होते हैं जो शरीर में अंगों का संकुचन और संचलन कर सकती हैं। तंत्रिका ऊतक ऐसी कोशिकाओं से बने होते हैं जो संदेशवाहक का कार्य करती हैं। जो मानव शरीर होता है उसका जो मूल इकाई है वो कोशिका होती है। कोशिकाओं का आकार, आकृति और कार्य अलग अलग होते हैं। हर कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है और समान कोशिकाओं से मिलकर जो समूह बनता है उसे ऊतक कहते हैं। और ऊतक ऐसी कोशिकाओं के बने होते जैसे कि पेशी ऊतक, इसमें जो है ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो संकुचन और संचलन कर सकती हैं। तंत्रिका ऊतक जो है वो ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बनता है जो संदेशवाहक का कार्य करती हैं। विभिन्न ऊतकों का समूह जो संयुक्त रूप से कार्य करता है अंग कहलाता है। जैसे हृदय एक अंग है जो पेशीय तथा तंत्रिका ऊतकों से निर्मित है। हाथ भी इसका एक उदाहरण है। अंगों का समूह जो सम्मिलित रूप से कार्य करता है तंत्र कहलाता है। जैसे मुख, अमाशय, आंत, यकृत सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। तंत्रों के समूह से ही मानव शरीर की रचना होती है। मानव शरीर में निम्नलिखित अंग तंत्र होते हैं: श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और अध्यावारणी तंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। नाक द्वारा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन शरीर में उत्पन्न
ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ली जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर निकाल दी जाती है। ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अंतःग्रहित ऑक्सीजन का प्रयोग हमारे शरीर में अवशोषित भोजन को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा हमारे प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। नाक की नासिका गुहा में आंतरिक धरातल पर बाल तथा श्लेष्मा झिल्ली होती है। बाल तथा श्लेष्मा झिल्ली धूल कणों और जीवाणुओं के लिए एक छलनी का कार्य करती है। जब वायु इस नासिका पथ से गुजरती है तो यह गर्म और साफ हो जाती है। धूल कणों और जीवाणुओं से मुक्त वायु को श्वसन तंत्र में लेने के लिए नाक से ही सांस लेनी चाहिए। ये श्वसन तंत्र का हमारा डायग्राम है। इसमें ये बताया गया है कि हमें नाक से ही सांस लेनी चाहिए और नाक से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही श्वसन होता है। हमारी नाक पे श्लेष्मा झिल्ली और बाल होते हैं। वो इसलिए होते हैं जिससे कि जो वायु में धूल हो या जीवाणु हो वो उसमें चिपक जाए, बालों या श्लेष्मा झिल्ली में चिपक जाए और आपके शरीर में ना जा पाए। इसलिए जो श्लेष्मा झिल्ली और बाल होते हैं वो एक तरह से छलनी का कार्य करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाचन तंत्र। हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शरीर की वृद्धि तथा रोग उत्पादक सूक्ष्म जीवाणुओं से लड़ने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। हम भोजन को अपने मुंह द्वारा ग्रहण करते हैं। भोजन मुख से होकर ग्रासनली, अमाशय, लघुआंत, दीर्घांत, मलाशय तथा गुदा से होकर गुजरता है। पाचन तंत्र का ये आपको डायग्राम दिया गया है। इसमें जो है सबसे भोजन की हमें ऊर्जा के लिए आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। इस ऊर्जा से हमें हमारे शरीर की वृद्धि होती है और इसी ऊर्जा से रोग उत्पादक सूक्ष्म जीवाणु भी उत्पन्न होते हैं। भोजन को हम अपने मुख से ग्रहण करते हैं और ये ग्रास नली से होते हुए अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा से होकर बाहर गुजरता है। नंबर 1 है इसमें मुख। मुख 2 ओंठों से घिरा एक आहार द्वार है। मुख के अंदर दांत और जीवा होती है। दांत, एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 28 से लेकर 32 दांत होते हैं। बच्चे के मुंह में 20 से 24 दांत होते हैं। छोटे बच्चों के दांत दूध के दांत कहलाते हैं। एक आयु के बाद बच्चे के दांत एक एक करके गिर जाते हैं और इनके स्थान पर नए स्थायी दांत आ जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। वयस्क मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कृंतक। ये भोजन को काटने का काम आते हैं। कृंतकों की संख्या कुल 8 होती है। रदनक, ये भोजन को काटने और फाड़ने के काम आते हैं। मनुष्य में इनकी संख्या 4 होती है। अग्रच्वर्णक, ये दांत भोजन को चबाने और पीसने के काम आते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। च्वर्णक, ये दांत भी भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीवा यानी कि जीभ। जीवा भोजन को लार के साथ मिलाने, भोजन को निगलने और भोजन के स्वाद को चखने के काम आती है। जीवा बोलने में सहायता करती है। जीवा में स्थित मीठे और विभिन्न स्वाद कलिकाओं द्वारा ही स्वाद की पहचान की जाती है। जीवा के सामने वाले भाग से मीठे और नमकीन स्वाद का पता चलता है। जीवा के किनारे से खट्टे स्वाद का तथा पिछले भाग से कड़वे स्वाद की पहचान होती है। जीवा यानी कि जीभ, इससे हमें भोजन, जीभ से लार निकलती है जिससे कि भोजन में मिलती है। ये भोजन को निगलने और स्वाद चखने के काम आती है। जीभ से हमें बोलने में भी सहायता मिलती है। जीभ में स्थित स्वाद कलिकाओं के द्वारा ही स्वाद की पहचान होती है। सामने की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उससे नमकीन और मीठे स्वाद का पता चलता है
किनारे से खट्टे और पिछले भाग से कड़वे स्वाद का पहचान होती है। ग्रास नली, यह एक लंबी नली होती है। यह भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाती है। ग्रास नली में भोजन टिकता नहीं है। यदि यहाँ कुछ समय के लिए भोजन रुक जाए तो कष्ट होने लगता है। जो ग्रास नली होती है वो लंबी होती है और भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाती है और इसमें भोजन टिकता नहीं है। यदि इसमें कुछ समय के लिए भोजन रुक जाए तो हमें परेशानी होने लगती है। अमाशय यानी पेट, यह एक थैली के प्रकार की रचना होती है। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे ठहरता है। अमाशय में भोजन का भली भांति पाचन हो जाता है। लघु आंत यानी छोटी आंत, यह कुंडलित नली जैसी यू आकार की रचना होती है। यह अमाशय के निचले भाग से आरंभ होकर कुंडलित हो जाती है। भोजन का पाचन और अवशोषण लघु आंत में ही होता है। दीर्घांत यानी बड़ी आंत, लघु आंत अंत में दीर्घ आंत में जाकर खुलती है। इसकी चौड़ाई लघु आंत से लगभग दुगनी होती है। पाचित भोजन से जल का अवशोषण इसी आंत में होता है। व्यर्थ ठोस भोजन को दीर्घ आंत से थैली जैसी रचना मलाशय में धकेल दिया जाता है, जहां से यह गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है। ओके स्टूडेंट, इसका जो बाकी पार्ट है, बचा हुआ लेसन है, वो इसके सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।